बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.2 तक हमने पढ़ लिया था। एक्सरसाइज 12.3 वर्ड प्रॉब्लम है, वो मैं किसी और लेक्चर में आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा। स्टूडेंट, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 12.4, एक्सरसाइज 12.5, 12.6 और तकरीबन आई थिंक 12.8 तक है। आज का लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। ऑब्लिक ट्राइंगल लिखा हुआ है, ऑब्लिक ट्राइंगल। आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल में 90 या 90 से बड़े ज़ाविये, यानी कि 90 या 90 से बड़ा ज़ाविया एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर किसी ट्राइंगल में 90 डिग्री बने, उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर किसी ट्राइंगल में 90 डिग्री ना हो, यानी कि ना अल्फ़ा 90 हो, ना बीटा 90 हो, ना गैमा 90 हो, इन तीनों में से कोई एंगल भी 90 ना हो, तो इस तरह का जो ट्राइंगल है उसको ऑब्लिक ट्राइंगल बोलते हैं। ऑब्लिक ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल की जो यूजुअल नोटेशन होती है, यूजुअल नोटेशन फॉर ऑब्लिक ट्राइंगल स्टूडेंट्स, ए, फिर उसके बाद यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ए पर जो एंगल बन रहा है उसको अल्फ़ा नाम देते हैं, बी पर जो एंगल बन रहा है उसको बीटा नाम देते हैं, सी पर जो एंगल बनेगा उसको गैमा नाम देते हैं। ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से ज़ाहिर करते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से ज़ाहिर करते हैं, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से ज़ाहिर करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा, इनका ताल्लुक राइट एंगल ट्रायंगल्स के साथ होता है। ऑब्लिक ट्रायंगल के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। बी सी साइड को ए से ज़ाहिर किया, ए सी साइड को बी से ज़ाहिर किया, ए बी साइड को सी से ज़ाहिर किया। उसके बाद नोट दैट मुसल्लस के या ट्रायंगल के तीनों ज़ावियों का मजमुआ कितना होता है? 180। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 180 माइनस बीटा प्लस गेमा, यानी अल्फ़ा इधर रहा, बीटा प्लस गेमा 180 वाली साइड पे चला गया, तो दोनों का माइनस कॉमन लिया। इसी तरह बीटा को आप लिख सकते हैं 180 माइनस अल्फ़ा प्लस गेमा, गैमा को आप लिख सकते हैं 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल के अगर दो ऑब्लिक ट्रायंगल के अगर दो ज़ाविये हमें मालूम हो जाएं, तो तीसरा ज़ाविया हम इन फार्मूलों की मदद से मालूम कर सकते हैं। यानी कि अगर बीटा और गैमा मालूम हो जाएं तो अल्फ़ा मालूम कर सकते हैं, अल्फ़ा और गैमा मालूम हो जाए तो बीटा मालूम कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा मालूम हो जाए तो गैमा मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कोसाइंस हैं हमारे पास, लॉ ऑफ साइंस हैं, और फिर लॉ ऑफ टेंजेंट्स हैं, और फिर ये जो मैंने लिखे हैं ये हाफ एंगल फार्मूलाज हैं। मैंने स्मार्ट सिलेबस को अभी पूरा नहीं देखा कि इन लॉज का प्रूफ मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, मुझे ज़्यादा शक नहीं हो रहा कि किसी लॉ का प्रूफ स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हो। बहरहाल अगर किसी लॉ का प्रूफ स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है तो मैं दोबारा एक लेक्चर बना के आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अब हम इन लॉज को स्टडी करते हैं कि हम किस तरह से इन लॉज को याद रख सकते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन याद रखें, ए स्क्वायर का, बी स्क्वायर का, सी स्क्वायर का, 3 है। पहला लॉ ए स्क्वायर से स्टार्ट होगा, दूसरा बी स्क्वायर से स्टार्ट होगा, तीसरा सी स्क्वायर से। अब जो ए स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या करना है हमने, यानी ए स्क्वायर इधर हुआ, बाकी दोनों का स्क्वायर इधर आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, यानी बी सी कॉज, इसको ज़रा इससे रिलेट करना है, यानी साइड ए का जो अपोजिट एंगल है वो यहाँ पे आना चाहिए। इसी तरह बी में साइड बी का जो अपोजिट एंगल है, सी में
ये सी है तो सी में साइड सी का जो अपोजिट एंगल है वो क्या आना चाहिए, गैमा आना चाहिए। तो ये आपने याद रखना है। यानी आप कह सकते हैं कि अल्फ़ा अपोजिट बन रहा है ए के, बीटा अपोजिट बन जाता है बी के, और गैमा अपोजिट बन जाता है सी के। तो ए स्क्वायर में कॉस के आगे अल्फ़ा आएगा, बी स्क्वायर में कॉस के आगे बीटा आएगा, सी स्क्वायर के फॉर्मूले में कॉस के आगे गैमा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखें ए स्क्वायर इधर तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी, यानी दोबारा इस साइड पे ए का जिक्र नहीं होना चाहिए। अगर इधर बी स्क्वायर लग गया तो दोबारा कहीं भी बी नहीं आना चाहिए। अगर इधर सी स्क्वायर लग गया तो दोबारा कहीं भी आपके पास सी का जिक्र नहीं होना चाहिए। तो इस लॉ में अगर देखें ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है और अल्फ़ा मौजूद है। ये देखें ना, ए बी सी अल्फ़ा, यानी इस लॉ में ए बी सी अल्फ़ा की बात हो रही है, इस लॉ में ए बी सी बीटा की बात हो रही है, ए बी सी गैमा। तो कोसाइन के जो लॉज हैं, लॉ ऑफ कोसाइन, हर लॉ में तीनों साइडें आ रही हैं लेकिन एंगल्स बारी बारी आ रहे हैं कि पहले लॉ में एंगल अल्फ़ा आ रहा है, दूसरे में बीटा आ रहा है, तीसरे में गैमा आ रहा है। अब अगर हमें एक ट्रायंगल सॉल्व करने के लिए कहा जाए कि ए बी सी, देखें ना, अगर ए बी और सी हमारे पास मौजूद हों, बीटा मालूम करना हो तो हम ये वाला लॉ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा मतलब है कि इन चीज़ों की समझ आ जाएगी कि हमें किस तरह से जो है इसको फाइंड आउट करना है। अब लॉ ऑफ साइंस, ए के नीचे साइन अल्फा, बी के नीचे साइन बीटा, सी के नीचे साइन गैमा। ये देखें ना, ए के साथ मैंने किसको रिलेट किया, अल्फा को, बी के साथ बीटा को, सी के साथ गैमा को। तो लॉ ऑफ साइन में ए बटा साइन अल्फा, बी बटा साइन बीटा, सी बटा साइन गैमा। अच्छा, लॉ ऑफ साइन मजीद हम तीन तरह के बना सकते हैं कि ए बटा साइन अल्फा, बी बटा साइन बीटा, या ए बटा साइन अल्फा, सी बटा साइन गैमा, या बी बटा साइन बीटा, सी बटा साइन गैमा। क्वेश्चंस में ये इस लॉ का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इस लॉ से जो ये तीन लॉज बनाए गए हैं क्वेश्चंस में इन लॉज का इस्तेमाल होगा। तो इसमें में अगर इसको देखा जाए, इसमें भी चार रकमें आ रही हैं, ए आ रहा है, अल्फ़ा आ रहा है, बी आ रहा है, बीटा आ रहा है। ये देखें ना, ए बी अल्फ़ा बीटा। इसी तरह दूसरे में ए सी अल्फ़ा गैमा, तीसरे में बी सी बीटा गैमा। तो याद रखें लॉ ऑफ कोसाइन में हर लॉ में 4 फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 साइड और एक एंगल, 3 साइड एक एंगल, 3 साइड एक एंगल। लॉ ऑफ साइंस जो हमारे पास 3 है, हर लॉ में 4 फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 साइडें 2 जाविये, यानी 2 साइड्स 2 एंगल्स, 2 साइड्स 2 एंगल्स। उसके बाद हम आते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट्स की तरफ, लॉ ऑफ टेंजेंट्स। तो इसको ज़रा आप याद रख सकते हैं, ए माइनस बी, तो टेन के आगे अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर ए प्लस बी तो टेन के आगे अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, यानी ए माइनस बी एंगल क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। ए प्लस बी एंगल क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 करना है। इस तरह अगर बी माइनस सी होगा तो बीटा माइनस गैमा, बी प्लस सी होगा तो बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 2, सी माइनस ए होगा तो गैमा माइनस अल्फ़ा, सी प्लस ए होगा तो गैमा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये बाज़ औक़ात इस तरह भी आ जाता है कि ए प्लस बी ऊपर चला जाएगा, ए माइनस बी नीचे आ जाएगा। तो तब आपने क्या करना है, ऊपर एंगल का प्लस करना है, नीचे एंगल का माइनस करना है। यानी अगर यहाँ पे देखना है माइनस ऊपर है तो एंगल का माइनस भी ऊपर रखना है, अगर प्लस नीचे है तो एंगल का प्लस भी नीचे होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास हाफ एंगल्स फार्मूले हैं, साइन अल्फ़ा बाई 2। देखें अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ा को हमने किस से रिलेट किया, ये आपको नज़र आ रहा है, अल्फ़ा ए के साथ। तो अगर इधर अल्फ़ा आया इसका मतलब इधर ए का जिक्र नहीं होना चाहिए, ए का जिक्र नहीं होना चाहिए। तो एस माइनस बी, एस माइनस सी, बी सी। बीटा आया तो इधर बी का जिक्र नहीं होना चाहिए, एस माइनस ए, एस माइनस सी और ए सी। गैमा अगर इधर आ गया तो इधर सी का जिक्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाते हैं, यानी कि लॉ ऑफ साइंस हमारे पास इस तरह के बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइंस भी मौजूद हैं। कोसाइंस के हाफ एंगल्स फार्मूले वो ये हैं, कॉज अल्फ़ा, सिर्फ ए का जिक्र होना चाहिए। यानी साइन के लॉ में हम क्या कहते हैं, देखें ना, साइंस का लॉ देखें, साइन अल्फ़ा बाई 2 हाफ एंगल फार्मूला। अल्फ़ा का ताल्लुक ए से बन सकता है, यानी अल्फ़ा साइड ए, तो ए का जिक्र नहीं होना चाहिए इसमें। अगर हम
लॉ ऑफ यानी कि कोसाइन का अगर हम लॉ देखते हैं तो इसमें आप देखें कि अगर इधर अल्फ़ा का लॉ है ना तो इधर सिर्फ ऊपर ए का जिक्र आ रहा है, तो दूसरा फिर सिर्फ यानी एस माइनस ए तो आ गया, तो दूसरा सिर्फ एस लिखना पड़ेगा। कॉस बीटा में एस और एस माइनस बी, कॉस गेमा में एस और एस माइनस सी, और ए भी इसकी वजह आ रहा है। अच्छा, टेन का हाफ एंगल फार्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। टेन अल्फ़ा बाई टू को आप लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू, साइन अल्फ़ा बाई टू की वैल्यू लग गई, कॉस अल्फ़ा बाई टू की वैल्यू लग गई, बी सी से ये वाला बी सी कट जाएगा, बाकी जो बचता है ए की स्क्वायर रूट में लिख दें, ठीक है। सो टेन अल्फ़ा बाई टू का फार्मूला बनेगा एस माइनस बी एस माइनस सी एस एस माइनस ए, टेन बीटा बाई टू और इस तरह टेन गेमा बाई टू, तो ये हमारे पास एक फार्मूले बन जाते हैं। अब फॉर राइट एंगल ट्राइंगल देखें, ये हम 12.3 तक हमने राइट एंगल ट्राइंगल लेके चलते हैं। तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको बोलते हैं मसला फिथागोरस थ्योरम, यानी कि बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस के। साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। साइन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब अल्फा की बात होगी तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, लेकिन जब बीटा की बात होगी तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इसी तरह कॉज अल्फा क्या होता है, बी बटा सी, क्योंकि अल्फा की बात हो रही है तो बेस ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, बी बटा सी। अगर कॉस बीटा की बात करते हैं तो अब ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। इस तरह टेन अल्फा और टेन बीटा की भी मैंने फार्मूले लिख के दिए। याद रखें, यहाँ पे ये जो मैंने फार्मूले लिखे हैं ये फार्मूले इस्तेमाल होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, लेकिन अगर आपके पास ट्राइंगल ऑब्लीक हो फिर ये फार्मूले इस्तेमाल नहीं होते हैं, फिर ये फार्मूले इस्तेमाल नहीं होते हैं। अच्छा, अब हमने क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टूडेंट्स 12.4 का पहला क्वेश्चन, सॉल्व ट्राइंगल ए बी सी इफ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, गेमा इज इक्वल टू 15 डिग्री, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। आपको दो जाविये दिए गए हैं और एक साइड दी गई है, बाकी चीज़ें आपने मालूम करनी, यानी दो साइडें और एक जाविया आपको मालूम करना है। तो ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन नंबर 1 का बाकायदा मैंने सोल्यूशन किया है। आप सोल्यूशन की तरफ आ जाएं। बीटा हमारे पास कितना है 60, गेमा हमारे पास कितना है 15, बी हमारे पास कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 6, ए मालूम करना है, सी मालूम करना है और अल्फा मालूम करना है। पहली बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जब दो जाविये दिए गए हैं तो तीसरा जाविया हम मालूम कर सकते हैं, यानी 180 में से जो जाविये दिए गए हैं उनका सम माइनस कर दो, तो 180, ठीक है, 60 प्लस 15 का सम माइनस किया तो अल्फ़ा कितना आया 105 डिग्री। अब जब अल्फ़ा हमारे पास आ गया है, ठीक है, अब हम ये वाला ला यूज़ कर सकते हैं, ए बटा साइन अल्फ़ा बी बटा साइन बीटा, ये वाला ला यूज़ करते हैं। देखें, हमारे पास अल्फ़ा भी मौजूद है, हमारे पास बीटा भी मौजूद है, हमारे पास गैमा भी मौजूद है, तो हमने बी भी हमारे पास मौजूद है। तो देखें ये ला हमें क्या फ़ायदा दे रहा है कि ए तो हमने मालूम करना है, अल्फ़ा बीटा और बी, यानी हमने ऐसा ला यूज़ करना है कि हमारे पास जो यानी ला के मुताबिक किसी एक की वैल्यू मालूम करनी हो वो रह जाए, बाकी सब की वैल्यूज़ मौजूद हो। अच्छा, तो इसमें वैल्यूज़ लगाएं, साइन अल्फ़ा की जगह 105, बी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 6 और बीटा की जगह 60। अच्छा, ये साइन 105 दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद ए कितना आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6, साइन 60 0.86 होता है, साइन 105 0.96 होता है। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड यानी आपने कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट ऑफ 6 करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 को 0.86 से डिवाइड करना है, फिर 0.96 मल्टीप्लाई करना है, तो ये ए की वैल्यू आ गई है। अब ये वाला ला यूज़ किया, ए साइन अल्फ़ा सी साइन गेमा। अब चूंकि ए मालूम हो चुका है ना, अब हम ए को यानी कि मालूम हो चुका है, ये वाला ला यूज़ कर सकते हैं, ए की जगह ए की ये वाली वैल्यू लगा दी, इसी तरह सी भी मालूम कर सकते हैं आप। तो देखें हमने क्या मालूम करना था, अल्फ़ा मालूम करना था, यहाँ पे अल्फ़ा मालूम हुआ। ये वाला ला जब हमने यूज़ किया तो ए मालूम हुआ, और जब ये वाला ला यूज़ किया तो हमारे पास सी मालूम हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि
देखें क्या हम ये वाला लॉ यूज़ कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर? ये वाला लॉ हम स्टार्ट में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो अननाउन्स हैं ए बी सी और अल्फ़ा है। अच्छा, हमने अल्फ़ा तो मालूम कर लिया है, लेकिन हमारे पास अगर हम इस ए को मालूम करना चाहते हैं तो बी का मौजूद होना भी ज़रूरी है और सी का मौजूद होना भी ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप सी को मालूम करना चाहते हैं तो बी के साथ साथ ए का मौजूद होना भी ज़रूरी है। लेकिन याद रखें, अब जब आपने ए को मालूम कर लिया है, अब आप अगर ये वाला लॉ यूज़ नहीं करना चाहते हैं, अब आप सी के लिए ये वाला लॉ यूज़ कर सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉज ऑफ गेमा। अब आप ये वाला लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो सी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर की जगह आपके पास कितना आ जाएगा 2.73 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 2.73 और स्क्वायर रूट ऑफ 6, और कॉज गेमा की जगह आ जाएगा आपके पास कितना है गेमा 15 डिग्री। देखिए ना, अब आप सी को मालूम करने के लिए आप ये वाला लॉ भी यूज़ कर सकते हैं और सी को मालूम करने के लिए आप ये वाला लॉ भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो लॉ ऑफ कोसाइन है ये आपने तब यूज़ करने जब कम से कम दो साइडें आपके पास मौजूद हो ना। देखिए ना, इसमें 3 साइडें हैं, तो कम से कम 2 साइडें अगर आपके पास मौजूद है फिर आप ये वाले लॉ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपके पास 2 या तीनों एंगल्स आ जाएं और कोई एक साइड मौजूद हो, 2 साइडें ना हो, फिर आपको लॉ ऑफ साइन यूज़ करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखा जाए हमने ट्रायंगल को सॉल्व करना है। बी हमें 125 दिया गया है, गेमा 53 डिग्री दिया गया है, अल्फा 47। अच्छा देखें, 2 जाविये मौजूद हैं तो तीसरा जाविया मालूम हो सकता है, पहली बात। अब एक साइड मौजूद है अभी तक, यानी 2 साइडें मालूम करनी, एक साइड आपके पास मौजूद है। अब लॉ ऑफ कोसाइन का तो आपने सोचना भी नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कोसाइन तो आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास कम से कम 2 साइडें तो मौजूद हो ना। अब एक साइड मौजूद है तो आप लॉ ऑफ साइन यूज़ करें, ए साइन अल्फा बी साइन बीटा। अच्छा, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हम ये वाला लॉ ऑफ साइन क्यों नहीं यूज़ कर सकते। ये हम इसलिए नहीं मालूम कर सकते हैं कि अब तक हमारे पास सी का नहीं पता कि सी क्या चीज़ है। सी खुद ना मालूम है, तो ए भी ना मालूम है, सी भी ना मालूम है, तो हम क्या करेंगे? 2 ना मालूम तो हम नहीं मतलब ये कि फाइंड कर सकते ना। हमने तो एक ऐसा लॉ लगाना है कि बाकी सारे मालूम हो जाए, कोई एक ना मालूम रह जाए। जिस तरह अब अगर आप ये वाला लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हैं तो ए ना मालूम है, अल्फ़ा मालूम हो चुका है, बी मालूम हो चुका है, और बी तो ऑलरेडी मौजूद है और बीटा भी ऑलरेडी मौजूद है, तो लिहाजा ये लॉ यूज़ करके आपने ए को मालूम कर लिया है। अब जब ए मालूम हो गया है, अब सी के लिए आप लॉ ऑफ कोसाइन यानी सी स्क्वायर वाला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर लॉ ऑफ साइन भी यूज़ करते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन में आपको स्क्वायर लेने पड़ते हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। लॉ ऑफ साइन में जल्दी आंसर आपके पास आ सकता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाए तो सबसे पहले आपकी थिंकिंग यही होनी चाहिए कि हमने लॉ ऑफ साइन की मदद से क्वेश्चन करना है। जब लॉ ऑफ साइन की मदद से ना हो रहा हो तब आपने लॉ ऑफ कोसाइंस की तरफ जाना है। अगर लॉ ऑफ कोसाइंस की मदद से भी ना हो रहा हो तब आपने लॉ ऑफ टेंजेंट्स की तरफ जाना है। अगर लॉ ऑफ टेंजेंट्स की मदद से ना हो रहा हो तब आपने लॉ यानी हाफ एंगल फार्मूलों की तरफ जाना है। तो आपने एक तरतीब में मूव करना है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.5 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है।